सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज नेक्स्ट अपना लेक्चर शुरू करेंगे विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। सो कल हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंप्लीट किया था। सो टुडे आज हम करेंगे कंप्लीट दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? सबसे पहले इस वर्ड को, ये जो वर्ड है आपका कंजर्वेशन, इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, कंजर्वेशन। अब मतलब क्या है कंजर्वेशन का? सी, क्लास 11th में आप कंजर्वेशन पढ़ते थे, उसका मतलब क्या होता था? जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपने वेरियस कंजर्वेशन पढ़े हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं इंग्लिश में बात करूं पहले, मतलब कि अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं, सो कंजर्वेशन में जब भी आपको किसी भी चीज की कंजर्वेशन करवानी है, सो आप क्या बोलते हो? इट नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट आप इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। सेम चीज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एप्लीकेबल है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये तो हो गया इसका पहला एस्पेक्ट, ठीक है ना। दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जब भी चार्ज जो इनिशियल अमाउंट में होगा, ठीक है, जो चार्ज इनिशियल अमाउंट में होगा वही फाइनल उसका अमाउंट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। ए से बी मुझे चार्ज को ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जांपल ए पे है +5 कूलम का चार्ज, और बी जो है एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है, तो ये है न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने वायर के साथ कनेक्ट करके जो है चार्ज को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अब होगा क्या? +5 कूलम में से 2.5 कूलम जो है वो इसके पास चला गया, ठीक है। +5 में से 2.5 कूलम इसके पास चला गया, इसके पास रिमेनिंग कितना रह गया? 2.5 कूलम, ठीक है। अब 2.5 इसके पास है, 2.5 इसके पास है, ठीक है। अब हुआ क्या? अगर आप इनिशियल अमाउंट की बात करो, ठीक है, अगर आप इनिशियल अमाउंट की बात करो, तो इनिशियली मेरे पास कितना चार्ज था? इसके पास 5 था, इसके पास 0 था। 5 + 0 इज 5, बट फाइनली मेरे पास कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है? 2.5 इसके पास है, 2.5 इसके पास है। 2.5 प्लस 2.5, अब भी मेरे पास 5 कूलम का चार्ज इंटैक्ट है। इसका मतलब जो मेरे पास इनिशियल अमाउंट में था वही मेरे पास फाइनल अमाउंट में है, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं, ठीक है ना। इंडिविजुअली चाहे उनके पास जितना मर्जी हो, मगर फाइनल अमाउंट जो है वो सेम है, ठीक है। जैसे आप क्लास 11th में एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखते थे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी को मैं ड्रॉप करूं, ठीक है ना, किसी भी हाइट से, हाइट से, ठीक है ना, ग्राउंड पे ड्रॉप करूं, तो इसके हर एक पॉइंट पे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहते थे? कांस्टेंट रहते थे। वही चीज यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल अगर पॉइंट्स पे देखा जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और वैल्यू हो सकती है, पोटेंशियल की कुछ और वैल्यू हो सकती है, मगर अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो वो जो सम था वो सेम रहता था, और इसी को बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी आप क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी आप जो इनिशियल अमाउंट का चार्ज है, दैट शुड बी इक्वल्स टू द फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। कोई और दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इजी। ओके, अब थर्ड
प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और वो कौन सी है आपकी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो, कहने को ये बहुत इजी प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, मगर आपको पता है इस पे क्वेश्चन जो है जब आता है ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि कैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, और इसका मतलब भी समझेंगे, ठीक है। ओके, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सिस्टम में कितनी भी बॉडीज है, एक बॉडी है, दो बॉडी, तीन बॉडी, या कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के चार्ज है, ठीक है ना। अब देखो दो ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो मान लो एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, उस पे +2 कूलम, -5 कूलम, +8 कूलम, +10 कूलम, -15 कूलम, ऐसे करके जो है वो चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर मेरे को कोई बोलता है कि फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज, अब देखो ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेट, ठीक है। अब वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अब यहाँ पे चार्ज के बारे में पूछ रहा है कि नेट चार्ज कितना हुआ, ठीक है ना। नेट चार्ज कितना हुआ वो डायरेक्टली हम सम करेंगे। द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्जेस, मगर विद देयर पोलैरिटी, ठीक है, विद देयर पोलैरिटी, ठीक है। आप इन लेक्चर्स को 1.5 या 2x पे देख सकते हो इजीली, आपको तब भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो विद देयर पोलैरिटी आप जो है इनको सम करोगे, ठीक है ना। अब जैसे करते हैं +2, पहले सब प्लस वाले लिख देते हैं, 8 प्लस -15 प्लस सॉरी -5, 8 2 10, 10 और 10 20, 20 प्लस माइनस -15 प्लस -5, 20 -15 -5 -20, 20 - 20 दैट इज 0 कूलम। तो मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, डायरेक्टली ऐड कर दी नेट चार्ज निकालने के लिए, मगर हमने ऐड ऐसे नहीं कर दिया, विद देयर पोलैरिटीज ऐड किया। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये नेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखो जब आप किसी भी चीज का टोटल निकालते हो आप उसको बोलते हो नेट, ठीक है ना। जैसे क्लास 11th में आप नेट फोर्स निकालते थे, नेट एनर्जी निकालते थे, वैसे एनर्जी तो नहीं निकालते थे, नेट फोर्स निकालते थे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या आप डायरेक्ट ऐड करते थे, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटीज को नॉर्मली आप ऐड नहीं कर सकते, यू हैव टू अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। तो वहां पे नेट नेट फोर्स जब निकालते थे तो तरीका कुछ अलग था, यहाँ पे नेट चार्ज निकाल रहे हो, तरीका डायरेक्ट ऐड करने का है। मगर एक चीज आप यहाँ पे देखो, अगर आप डायरेक्ट ऐड कर रहे हो यू हैव टू अप्लाई द साइन, ठीक है। अब हाँ, अब एक चीज याद करो, एनर्जी हम जब निकालते थे नेट एनर्जी, ठीक है ना, हम उसके साथ साइन यूज जरूर करते थे। ग्रेविटेशन चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो नेट पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते थे, नेट एनर्जी हम निकाल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे हम, ठीक है ना, नेट, ठीक है। तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम साइन जो है वो जरूर यूज करते थे, ठीक है ना। जब भी आप स्केलर सम करते हो तो आप साइन जरूर यूज करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज और पता चली कि आपका जो ये चार्ज है ना, ठीक है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप एक चीज मेरे लिए ढूंढेंगे और उसको समझेंगे कि करंट कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर और स्केलर, ठीक है। जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे हम इस पे डिस्कशन जरूर करेंगे, मगर तब के लिए मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर और कुछ और, ठीक है, ओके। अच्छा, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मींस द नेट चार्ज, व्हेन एवर यू फाइंड द नेट चार्ज ऑन द बॉडी यू हैव टू डायरेक्टली ऐड ऑल द चार्जेस विद देयर पोलैरिटी विद देम, ठीक है ना, आपको उसकी पोलैरिटी के साथ उनको ऐड करना है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी गुड, चलिए। अच्छा, अब हमने अभी तक दो चीजें जो है वो पढ़ ली हैं,
क्या क्या चीज? एक तो हमने चार्ज के बारे में पूरा पढ़ लिया, ठीक है ना, ओके, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इस पे थोड़े से हम जरा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, चार्ज की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बेसिकली आपके मेनली एनसीईआरटी से रहेंगे, और दो तीन टॉपिक्स के बाद हम एक डीबीपी सॉल्व किया करेंगे, और वो लेक्चर जो है वो प्योरली डीबीपी पे रहा करेगा, ठीक है, मतलब कि उसमें जितने भी डीबीपी के क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व किया करेंगे बेस्ड अपॉन द अर्लियर टॉपिक्स जो आपने पढ़ चुके हो, ठीक है। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है हम देखते हैं। अच्छा, पहली चार्ज की प्रॉपर्टी क्या थी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? Q इज इक्वल्स टू एन ई। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वन, Q क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन 10th क्लास में भी किया है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम के चार्ज पे, अगर आपके पास एक कूलम का चार्ज है, तो आप उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? अगर आपने क्लास 10 में थोड़ा सा चार्ज के बारे में या नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। करंट जो होता है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन से, ठीक है ना। तो जब, अगर आप यहाँ पे किसी बॉडी पे चार्ज है, तो उस बॉडी में जो है या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे आप फाइंड करना चाहते हो कि एक कूलम के चार्ज पे कितना जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, गिवन क्या है कि चार्ज हमें गिवन है 1, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं n, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तो होंगे, ये आपको पता है, ठीक है ना, इट इज अ बिटर ट्रूथ, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फास्ट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट एट कैलकुलेशंस, ठीक है ना। आपको कैलकुलेशन अच्छे से अच्छी करनी है, मतलब कि आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो लगातार इंप्रूव होती रहनी चाहिए। न्यूमेरिकल मेरे को आता है और मैंने सही निकाला, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल अगर आता है, अगर मेरे को Q इज इक्वल्स टू एन का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे ये लगना है, फॉर्मूला भी लगा दूंगा। अगर मैं कैलकुलेशन गलत कर दूंगा ना तो मेरा आंसर गलत आएगा। अब आंसर गलत है, एग्जामिनर को चेक करने वाले को क्या चाहिए? आंसर चाहिए। तो अगर आपका आंसर सही नहीं है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेशक आपको जो है वो कॉन्सेप्ट पूरा आता है, मगर यू हैव टू राइट द आंसर करेक्टली, ओके। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन ई आप यूज करोगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एन। अब n में यहाँ पे क्या है? 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा 10⁻+19, ठीक है ना। ये बहुत बच्चों वाली कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। मगर बोर्ड्स में आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। आप जिनको अलाउड है स्टेट बोर्ड्स को, उनके तो मजे हैं, मगर उनको कभी ना कभी तो एंट्रेंस देना पड़ेगा, है ना। तो अगर एंट्रेंस देना है तो भैया अपनी कैलकुलेशन को खुद से करने की कोशिश करो, फाइन। तो 1.6, 1/1.6 डायरेक्टली, अब देखो मैंने तो याद किया इसको, 0.625 इंटू 10⁻⁹19। और अगर मैं इसको 625 लिख दूं, 625, तो इस नंबर को मैं बढ़ा रहा हूँ। अगर इसको बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे इसको मुझे कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने कूलम के चार्ज में? एक कूलम के चार्ज में। आई बात समझ में? अगर आप, अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कोई भी चार्ज दे सकता है, आपको बोलेगा एक नैनो कूलम चार्ज पे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अब नैनो कूलम कितना होता है? नैनो, देखो आप कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नैनो, इट शुड बी 10⁻⁹9। माइक्रो, जिसको ऐसे लिखते हैं, अब ये बहुत यूज होगा, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट में तो है ही है, चैप्टर सेकंड में बहुत यूज है इसका। 10⁻⁻6, ठीक है ना। आई एम स्ट्रॉन्ग, ए के ऊपर छोटा सा बिंदु, 10⁻−10, ये वैसे यूनिट मीटर का है, ठीक है ना। तो नैनो किसी के आगे भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, माइक्रोमीटर भी हो सकता है। तो बस कन्वर्जन याद होना चाहिए कि नैनो जो है दैट इज -9, माइक्रो इज -6। अच्छा, एक पीको भी यूज होता है, ठीक है ना। आप कर रहे हो तो कर ही लो, 10⁻−12, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, अब
और कौन से क्वेश्चन आते हैं, और भी देखो। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन है आपका कि मान लो आपके पास एक बॉडी है, ठीक है ना, उस पे है +10 कूलम का चार्ज, ठीक है, +10 कूलम का चार्ज है। मैंने उस बॉडी में -6 कूलम जो है ट्रांसफर किया, ठीक है ना, कैसे भी ट्रांसफर किया, बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन, इस पे भी आएंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज, ठीक है। मैंने इस पे ट्रांसफर किया, ठीक है ना। अब बताओ इस पे नेट चार्ज कितना होगा। बहुत इजी है, पहले कितना था, +10 कूलम, ट्रांसफर कितना किया, -6, तो नेट चार्ज कितना हो गया, +10 प्लस -6, यस। तो प्लस माइनस माइनस 10 - 6 इज 4 कूलम, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज इतना, ओके, इजी। ओके देखो, जब भी हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, या चैप्टर के बीच में ही डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जिसमें इन टेक्स्ट भी और जो एक्सरसाइज में होते हैं वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एनसीईआरटी का नाम नहीं लिया है तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आप जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इकट्ठे करते हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, अगर अगर आपने मेरे बिना सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में, जब मैंने आपको चार्ज की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको क्या बोला था कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की। अब मैटर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में प्रेजेंट होता है, तो मैटर जो है वो जो मर्जी हो उसमें चार्ज होगा, ठीक है, मतलब कि जिसका मास है उसका चार्ज भी होगा। अब 250 ग्राम पानी है, अब 250 ग्राम पानी के अंदर चार्ज है, अगर बेटा चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है ना। ओके, अब ये न्यूट्रल वाटर पड़ा हुआ, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने क्या है, इसमें प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 250 ग्राम पानी है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। अब देखो, क्वेश्चन देने वाले ने जो है वो आपको, क्वेश्चन सिर्फ एक है मगर दो पार्ट में इसलिए दिया है ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो सको, मगर हमने कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज अ न्यूट्रल वाटर, 250 ग्राम पानी ऐसे बीकर में पड़ा है, करंट थोड़ी मार रहा है, ठीक है ना। उसमें जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हो उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो हम 250 ग्राम पानी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। ओके, अब प्रोसीजर क्या है, ये आपके एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है ना। अच्छा, प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे समझे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री यूज करूंगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मुझे बताओ एक मोल में, किसी भी किसी भी चीज के एक मोल में, ठीक है ना, चाहे वो एक मोल पानी का है, किसी भी चीज का है, ठीक है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आंसर पता का होगा सबको, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में, ठीक है ना। अच्छा, ओके, अब मुझे पहले एक चीज बताओ, पहले हम वाटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर हमें बनाना नहीं है, ठीक है ना, इतनी भी केमिस्ट्री यूज नहीं करनी। H2O, ठीक है ना, मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल पानी का, कितने हाइड्रोजन है, दो। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दो। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने होते हैं, 8, ठीक है। 8 + 2 10, एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ध्यान से समझना, यूनिटरी मेथड है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से, ठीक है। एक मॉलिक्यूल पानी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक ओके, वेरी गुड। अब और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी चीज के एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो ऑक्सीजन का एक मोल है, चाहे वाटर का है, चाहे H2SO4 का है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ एक मोल का मास कितना होगा। अब एक मोल के मास को, किसी भी चीज के एक मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। जानता हूँ केमिस्ट्री है मगर थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, वैसे भी तो यार तुमने पढ़नी तो है 11th 12th में, ठीक है ना।
1 मोल ऑफ H2O, कितना मोलर मास होगा? हाइड्रोजन का 1, कितने हैं 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18, 18 ग्राम। ठीक है ना? 1 मोल वाटर का कंसिस्ट करता है 18 ग्राम ऑफ पानी। यहाँ पे कितना है? 250। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। अच्छा, कितना है गिवन मास भाई? 250। मोलर मास कितना है? 18। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मोल्स पता चल गए। ठीक है, इतने मोल्स हैं। अगर एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखो मॉलिक्यूल्स को मैं अप्रोक्सीमेट लिखूंगा 6 × 10⁻23। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, 6.023 को 6 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 6 × 10⁻23। ओके, अब ये आ गया मोल्स। ठीक है, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 250/18। अगर एक मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सीधा मल्टीप्लाई कर दो यार। ठीक है, एक मोल में, अरे मुझे लगता है छुप गया होगा ये। हाँ, एक मोल में 250/18। ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आ गए मेरे पास? टोटल मॉलिक्यूल्स मेरे पास आ गए, एक मोल में 6 × 10⁻23 है, तो इतने मोल्स में कितने आ गए? इतने ये जो मोल्स हैं इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे 250/18 × 6 × 10⁻23। एक मोल में इतने, तो इतने मोल में कितने? डायरेक्ट मल्टीप्लाई। बस अब काम आसान है। 6 3 18, 250/3 इंटू 10⁻23। मेरे पास इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? पानी के। इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है? कितने ग्राम में है? 250 ग्राम में। ठीक है ना, 18 ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर, मतलब कि 18 ग्राम में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने ग्राम में इतने। ठीक है, अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स पता चल गए। बस यार, अब क्या ही करना है। एक मॉलिक्यूल में, ऊपर भी लिखा था, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वाटर के एक मॉलिक्यूल में? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर एक में 10 हैं तो इतने में मल्टीप्लाई 10 कर दो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 250/3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 25, 250 × 10, 2500, 2500/3 अपॉन 3 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया मेरे को ये बताओ कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज कितना बनेगा, तो यार ले आओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Q = N E। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? इतने। चार्ज निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सीधे दोनों को मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को, आपके पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है, टोटल चार्ज अगर निकालोगे वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स भी हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज तब भी इस पे 0 आ गया। हाँ, इंडिविजुअल अगर निकालना चाहते हो कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव भी निकालोगे तो उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए दूसरी प्रॉपर्टी हमने समझ ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिविटी पे जो है क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना, उसमें एज इट इज इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे द मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज और कूलम्स लॉ के बारे में। बेसिकली अगर आपका जो ये चैप्टर है ये कूलम्स लॉ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो कल के लेक्चर में कूलम्स लॉ
एज वेल एज आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज पे थोड़े से क्वेश्चंस। कूलम्स लॉ कंप्लीट करके पूरा वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मैंने आगे वाले आने वाले चैप्टर्स, या सॉरी चैप्टर्स नहीं, नोट्स, टॉपिक्स के बारे में बता दिया। ठीक है, तो आप अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।